मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में, जो कि यूनिट थर्ड का चैप्टर थर्ड है, स्टीरियो केमिस्ट्री, उसी का नेक्स्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इजेड नोमेनक्लेचर, ज्यामितीय समावयवता तथा उसमें जेड नामकरण। जो ज्यामितीय समावयवी हैं उनका जेड पद्धति से कैसे नामकरण किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, वो स्टडी करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसको देखते हैं। तो कोई भी ऐसा यौगिक हो जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से बंधित हो और दोनों की दो दो जो संयोजकताएं हैं वो भिन्न भिन्न परमाणुओं से या भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हुई हो, तो ये बेसिक कंडीशन है ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए जो यौगिक में होनी चाहिए। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिक शर्त है। पहली शर्त है कि दोनों कार्बन परमाणु द्विबंधित होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? कि यौगिक सिंगल बॉन्ड होगा तो यौगिक अपने अक्ष पर घूर्णन प्रदर्शित कर सकता है और करता है। यदि दोनों कार्बन परमाणु द्विबंध से बंधित है तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और दो रूपों में मिलेगा, स्थायी रूप से बनेगा और मिलेगा। ऐसा यौगिक हो तो ज्यामितीय समावयवता वो प्रदर्शित करेगा। दूसरी स्थिति है कि जो दो कार्बन परमाणु हैं उन दोनों कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग परमाणु जुड़े होने चाहिए या कोई समूह जुड़ा हुआ है तो अलग अलग होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अपन लें तो उदाहरण के लिए ये अपना एक एग्जाम्पल लिया अपन ने। इस एग्जाम्पल में आप देखें ये दो कार्बन परमाणु द्विबंध से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और इन पे दो अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, ए एक्स वाई अलग अलग हैं, एक ही समान नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लें ए एक्स वाई, ये भी हो सकता है। तो एटम पृथक पृथक होने पे ये दो प्रकार के समावयवी बनाएंगे और ऐसी समावयवताओं को अपन क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। अब जो ज्यामितीय समावयवता है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। पहला सूत्र तो ये है ए बी ए। इसमें जो एटम है वो अलग अलग दिशा में जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? विपक्ष। दूसरा ये है ए ये एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, बी और बी ये दूसरी दिशा में जुड़े हुए हैं, इनको कहेंगे अपन समपक्ष, एक जैसे। ए एक्स वाई, तो ये भी क्या हुआ? ये दोनों एक तरफ जुड़े हुए हैं तो अपन इन्हें कहेंगे समपक्ष। और ए एक्स वाई ये अलग अलग दिशाओं में जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला सूत्र करीब करीब एक सही है। इसमें दोनों समान है, इसमें दोनों एटम भिन्न है। ये भी किसका उदाहरण है? विपक्ष का। तो इस प्रकार की संरचनाएं यदि यौगिक बनाता है जिन्हें इस प्रकार के सूत्रों से प्रदर्शित किया जा सके तो वो यौगिक ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित
करता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, ज्यामितीय समावयवी बन रहे हैं, उनका विन्यास अपने को निर्धारण करना है कि समपक्ष हैं या विपक्ष। तो उसके लिए अपने को 3 विधियां हैं। पहली विधि है कि चक्रीकरण। चक्रीकरण में यदि समपक्ष समावयवियों में क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में हो और यौगिक का चक्रीकरण कराने पर, साइक्लाइजेशन करवाने पर, साइक्लाइजेशन संभव हो, चक्रीकरण संभव हो, तो ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और विपक्षीय हो, दोनों समूह विपरीत दिशा में जुड़े हुए हों, तो ये चक्रीय यौगिक बनना आसान नहीं है। बनता है कभी कभी, लेकिन आसान नहीं है। उसके लिए अपने को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद यौगिक चक्रीय यौगिक में परिवर्तित होगा। यदि चक्रीय यौगिक आसानी से बनता है तो अपन कहेंगे समपक्ष समावयवी है, और यदि चक्रीय यौगिक नहीं बनता या बहुत ज्यादा हीट करने पर संभव होता है, क्योंकि हीट करने पर पाई बॉन्ड जो है ये वाला, ये पाई बॉन्ड वीक हो जाता है और घूर्णन संभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यौगिक पहले समपक्षीय में परिवर्तित होगा और फिर चक्रीय अभिक्रिया या चक्रीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए ये अपने पास यौगिक है। इस यौगिक में इसको अपन क्या कहते हैं, मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड जो यौगिक बनेगा वो कैसे बनेगा कि इसको अपन हीट करें 140 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 140 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने पे मैलेइक एनहाइड्राइड यौगिक प्राप्त होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है कि दो कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में जुड़े हुए, तो एक कार्बोक्सिलिक समूह से ये वाटर यहां से निकल जाए हीट करने पर, माइनस H2O, तो अपने को क्या कंपाउंड मिलेगा, मैलेइक एनहाइड्राइड। लेकिन यही यौगिक यदि विपरीत दिशा में समूह जुड़े हुए हों तो यौगिक बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, ये वाला। अब विपरीत दिशा में है तो ये कार्बोक्सिलिक समूहों के बीच में डिस्टेंस है, जिसके कारण संभव नहीं है एनहाइड्राइड का बनना। लेकिन जब इस यौगिक को 275 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उस परिस्थिति में ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक हो जाता है और वीक होने के कारण घूम जाता है हीट होने पे और मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्यूमेरिक अम्ल परिवर्तित नहीं होता। यदि कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है, एनहाइड्राइड बन रहा है, तो अपन कहेंगे ये समपक्षी है और ये विपक्ष। दूसरी मेथड द्विगुण आघूर्ण विधि। यौगिक में समपक्ष समावयवी जो होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, जैसे ये। ऐसे यौगिकों में ध्रुवण आघूर्ण पाया जाता है। लेकिन यदि ऐसा यौगिक हो कि ये ध्रुवण आघूर्ण और इसका ध्रुवण आघूर्ण आपस में कैंसिल हो जाता है, जितना ये उत्पन्न करेगा उतना ये कैंसिल कर देगा, ऐसी परिस्थिति, जैसे एग्जाम्पल में ये डाइक्लोरो कंपाउंड है, डाइक्लोरोइथेन। तो डाइक्लोरोइथेन में जब म्यू का मान निकाला गया तो वो था 1.85D। जब इसी का विपक्ष का ज्ञात किया गया तो क्या था, 0, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इधर इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। तो जितना ध्रुवण आघूर्ण इस क्लोरीन ने उत्पन्न किया उतना इसने विपरीत दिशा में उत्पन्न कर दिया। तो इसका ध्रुवण गुण का मान इसके ध्रुवण आघूर्ण के मान से कैंसिल हो गया। तो नट शेल में जो नेट म्यू का मान था वो 0 हो गया। इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, एक ही दिशा में, तो मान बढ़ गया। लेकिन इन दोनों ने अपनी एक दूसरे की वैल्यू कैंसिल कर दी। और अपन एग्जाम्पल लें CH3 ने
अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, एक ही दिशा में है, तो म्यू का मान कितना हो गया 0.4d कैलकुलेट हुआ। लेकिन जब विपरीत वाले का देखा तो 0, क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का मान कैंसिल कर दिया। इस CH3 ने इस CH3 का मान कैंसिल कर दिया। और अपन एग्जाम्पल लें, ये CH3Cl, इसमें ये ध्रुवण आघूर्ण इधर भेज रहा है और ये ध्रुवण आघूर्ण अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने के कारण जो म्यू का मान मिला वो 1.71d मिला। अब जब ये विपरीत दिशा में जुड़े हुए हों जैसे ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फलस्वरूप ध्रुवण आघूर्ण का मान इसमें इसकी तुलना में बढ़ जाएगा, 1.97d मिला, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये CH3 इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेज रहा है, ये Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो ध्रुवण गुण का मान कैंसिल होना चाहिए था वो कैंसिल होने के बजाय सम अप हो गया, जुड़ गया, और ध्रुवण गुण का मान 1.97d ज्ञात हुआ। तीसरी विधि गलनांक या क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से। यदि समावयवी विपक्षीय है, अलग अलग डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है, वॉन्डरवॉल बल, वो अधिक हो जाएगा समपक्ष समावयवियों की तुलना में। जब वॉन्डरवॉल फोर्स का मान अधिक हो जाएगा तो विपक्ष के समावयवियों को गलाने के लिए अथवा उबालने के लिए, यह अपन का उनका गलनांक अथवा क्वथनांक, इसके मान अधिक हो जाएंगे। जैसे मैलिक अम्ल समपक्ष का है तो उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फ्यूमेरिक एसिड को जब विपक्ष में हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 287 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक विधि है इसको ज्ञात करने की। और अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हो, एक आकर्षित कर रहा है एक प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसे यौगिकों में एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों तो वंडरवाल फोर्स का जो है मान वो बढ़ जाता है। वो जब वंडरवाल फोर्स अधिक पावरफुल हो जाती है तो गलनांक और क्वथनांक इसका मान भी बढ़ जाएगा। जैसे क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड में समपक्ष है, लेकिन जो समूह है एक दूसरे से प्रतिकर्षित विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित प्रतिकर्षित करने वाले हैं। ये समपक्ष, ये इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में भेजेगा तो फोर्स इस दिशा में काम करेगी, लेकिन ये विपरीत दिशा में काम करेगा, तो ध्रुवण आघूर्ण का मान समपक्ष में बढ़ जाएगा। ये आइसोक्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला है। और यदि अपन विपक्ष की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, तो जीरो तो नहीं होगा लेकिन मान में कमी हो जाएगी, विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। ऐसी परिस्थिति में इसका जो गलनांक है वो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक तो अपन ने जो किया वो है कि ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कैसे यौगिक प्रदर्शित करता है। लेकिन अब अपन बात करें कि ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं जो यौगिक, उनका नामकरण कैसे होता है। तो उसके लिए नामकरण के लिए एक नई पद्धति दी है, EZ जिसे कहते हैं EZ नोमेनक्लेचर या EZ नामकरण। इसमें जो E और Z दो शब्द हैं ये लिए गए हैं जर्मन भाषा से। जर्मन भाषा में जो ई शब्द लिया गया है वो एंटीजन से लिया गया है। एंटीजन का जो मतलब है
जर्मन भाषा में वो है विपरीत, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांस। ट्रांस के बराबर उसे माने। सिस और ट्रांस जो सिस्टम में पढ़ते हैं, उसमें ट्रांस जो है यौगिक, उसको अपन ई से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार जेड जो जर्मन वर्ड है जुसामन, उसमें से जेड लिया गया है। और जुसामन का जो अर्थ है, मतलब है, वो है साथ साथ। साथ साथ का मतलब एक ही तरफ। और एक ही तरफ जब दो समूह जुड़े हुए, एक समूह एक ही तरफ जुड़ा हुआ हो दोनों कार्बन परमाणुओं में, तो उसको क्या कह देते हैं अपन, सिस। तो ई और जेड ये जर्मन की भाषा से, जर्मन वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था, तो जर्मन की भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। यदि समूह विपरीत दिशा में जुड़े हुए हों तो अपन कहेंगे ई, जो ई प्रकार का नामकरण करेंगे, या उसके नाम से पहले ई अल्फाबेट यूज करेंगे। और यदि सिस प्रवृत्ति का है, एक ही तरफ समूह जुड़े हुए हैं, उसके लिए अपन जेड अल्फाबेट का यूज करेंगे। उदाहरण के लिए ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अपन कंपेयर करें इस CH3 और H में, यहां पे अनुक्रम नियम लागू होगा। अनुक्रम नियम में क्या है कि यदि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, उसकी प्राथमिकता देखी जाती है। इस समूह को प्राथमिकता देंगे या हाइड्रोजन को, तो अपन CH3 को प्राथमिकता देंगे हाइड्रोजन की तुलना में। इसी प्रकार यहां पर भी CH3 जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन, तो अपन प्राथमिकता किसको देंगे, CH3 को। तो ये दोनों CH3 या ये दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड क्या है, 2 ब्यूटीन। और कौन सा 2 ब्यूटीन, Z2 ब्यूटीन। Z लगा दिया अपन ने, ये इसका आधुनिक नामकरण हो गया। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनका। इसी में अपन अपोजिट लें, ये CH3 इधर है, ये CH3 इधर है, अपोजिट दिशा में आ गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने के साथ ही अपन इसे क्या कहेंगे, E2 ब्यूटीन। और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 डाइक्लोरो एथीन। एथीन है, CH2 एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। तो ये दोनों क्लोरीन एटम ये एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, Z। 1,2 डाइक्लोरो एथीन तो इसका नाम है, उससे पहले अपन ने Z लगा दिया, इसका मतलब दोनों क्लोरीन एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं। और यदि अपन ने E लगा दिया, तो ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। E12 डाइक्लोरो एथिल। अब जैसे ये एग्जांपल ले लें, CH3Br Cl, तो हाइड्रोजन के तुलना में अपन CH3 को प्राथमिकता देंगे और Br को अपन प्राथमिकता देंगे क्लोरीन की तुलना में। तो अधिक प्राथमिकता वाले समूह एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, Z। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। और कौन सा प्रोपीन है, Z वाला, क्योंकि दोनों प्राथमिकता वाले समूह या एक जैसे समूह एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं। यहां पे ये विपरीत दिशा में चले गए, CH3 इधर आ गया, और जो ब्रोमीन को प्राथमिकता देंगे क्लोरीन की तुलना में, तो Br आ गया इधर। अनुक्रम नियम देखें आप, अनुक्रम नियम में अपन ने स्पष्ट डिफाइन किया हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, E1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। अब अपन आगे एग्जाम्पल लेते, ऑक्सिमो का। यदि ऑक्सिम है, कार्बन कार्बन के बजाय कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ऐसी परिस्थिति में OH समूह की, जो नाइट्रोजन के साथ समूह जुड़ा हुआ है, उस समूह की अपन ने जो उदाहरण लिया है उसमें OH है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ समूह हाइड्रोजन की दिशा में हो या कम प्राथमिकता वाले समूह की दिशा में हो, तो अपन कहेंगे सिस। CIS
ये सिस कहलाएगा यौगिक। और यदि ये ही OH समूह उच्च प्राथमिकता वाले समूह की तरफ हो, नाइट्रोजन से जुड़ा है लेकिन इसकी दिशा क्या हो, उच्च प्राथमिकता वाला, जैसे ये C6H5, तो नाइट्रोजन हायर प्राथमिकता वाला जो समूह है, उच्च प्राथमिकता वाला जो समूह है उसकी दिशा में, ऐसे में कहलाएगा एंटी, या उसे कहेंगे ट्रांस। तो आप तो याद रखें, हाइड्रोजन या कम प्राथमिकता वाली दिशा की तरफ है तो सिस, अन्यथा ट्रांस। ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और उसमें EZ नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपका कंफर्मेशन और उसका है टॉपिक है कंपैरिजन का। उसमें अपन कंपैरिजन करेंगे जो समरूप हैं उनका। पहले समरूप क्या होते हैं और उसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन और कंफर्मेशन में। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जो वीडियो हैं वो इसी में अपलोड होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके पास चैनल रहेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप अपने जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको स्टडी कर सकते हो। PDF फाइल मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा, आपको PDF फाइल भी वहां पे पढ़ने को मिल जाएगी। थैंक यू।